हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स। मैं आपका दोस्त और होस्ट अनीस आप लोगों का अपने चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो टॉपिक है, आज जो मैं कवर करने जा रहा हूं, वो है ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चंस जो आपको डेफिनेटली एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स, दैट मीन्स देशांतर, अक्षांश, ये सब के सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, किस तरह से इसमें सवाल पूछते हैं, कौन कौन से सवाल इसके इंपॉर्टेंट है, उसकी वीडियोज में मैं क्वेश्चंस के जरिए लाया हूँ। सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको जानने इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछते हैं। आप देख लेंगे देशांतर अक्षांश से सवाल पूछ देता है, तो उसी की एक कड़ी, उसी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा यहाँ पे मैं डील कर दूंगा। तो कोशिश करेंगे कि आप जितना मैं बता रहा हूँ इस टॉपिक में, ज्योग्राफी का जो सीरीज चल रहा है, जब तक मैं बताऊँ, जब तक मैं कंटिन्यू हूँ, तब तक आप भी कंटिन्यू रहने की कोशिश करें और सीरियल वाइज चीज़ों को पढ़ें, रिवीजन करें। ऐसा नहीं कि जो मैं चीज़ें पिछली बार करवा दिया आप उसे भूल गए, या सिर्फ एनएचपीसी तक ही वो लिमिटेड था या कंटेंट वहीं पे तक था। ऐसा नहीं है। ननटेक का कोई पैर हाथ नहीं है, कहीं भी पूछ सकता है। तो आप इस चीज़ को मन में ठान लें कि अगर आपको ननटेक में अच्छे स्कोर्स करने हैं, जनरल अवेयरनेस में, फिफ्टी में अच्छे स्कोर करने हैं, तो आपको रेगुलर रहना होगा, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, आपको एक सिक्वेंशियल वे में इन चीज़ों को पढ़ना होगा। तो आज जो ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स पे, उसको आप पूरा अच्छे से देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे वीडियो को, ताकि एक एक चीज़ आप बखूबी अच्छे से समझ जाएं, ताकि दोबारा ज़िंदगी में भूलें ना। कोशिश यही करें कि आप भूलें ना। देखिए, मैं जो पढ़ता था, मैं जो सीखता था, वो इन्हीं चीज़ों से सीखता था, प्रॉपर रिविजन करता था। ऐसा नहीं था कि एक बार पढ़ा उसको फिर छोड़ दिया। यार, एक बार में तो लोग अपना नाम तक भूल जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप कंटिन्यू रहें, रिवीजन करते रहें प्रॉपर। उनसे आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा एग्जाम के टाइम में। जब एग्जाम के लास्ट 5 से 6 दिन बच जाते हैं, उस समय आपके माइंड पे प्रेशर नहीं रहेगा कि ये चीज़ छूट रहा है, ये चीज़ छूट रहा है। अभी से कंटिन्यू रहें, रेगुलर पढ़ाई करें, ताकि आपके कोई भी चीज़ ना छूटे और एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपना जो ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट सेशन है, उस वीडियोज़ की शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन सीरीज की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले एक बात और, यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को लाइक जरूर करें, ताकि आपका यही लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए, अच्छे अच्छे कंटेंट लाने के लिए। और आप हमारे प्रीवियस वीडियोज में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे कंटेंट वहाँ पे पड़े हुए हैं, जो कि एनएच अभी फिलहाल में तो जब से मैं वीडियो बनाना शुरू किया हूँ, एक ही पेपर हुआ है, 2 पेपर, शायद एक पेपर हुआ है एनएचपीसी। आप देख सकते हैं वहाँ सिर्फ 30 क्वेश्चन जो एनएचपीसी में पूछा, उसमें 15 से 16 सवाल मेरे सिर्फ पीडीएफ से थे, मेरे सिर्फ लेक्चर से थे। इसलिए मैं कहता हूँ लिमिटेड कंटेंट है, मगर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप देखिएगा एसएससी में भी इस एग्जाम से डेफिनेटली पूछेंगे। तो कोशिश मेरी यही है कि आपके एसएससी में, आपको एसएससी क्रैक करने में मेरी कुछ भागीदारी हो, मेरा कुछ अंश आपके लिए हो। तो कोशिश करता हूँ यही कि आपको मैं वो चीज़ डिलीवर कर पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस ये हैं जो आपको एग्जाम में डेफिनेटली आपने देखे होंगे, अगर पेपर पहले दिए होंगे तो। और इस तरह के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली आपकी रहेगी। तो कोशिश करें कि जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप पढ़ते चलें और चीज़ों को नोट करते चले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। क्वेश्चन नंबर 1 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किन्हीं 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है। दोस्तों, किसी 2 कंजिक्यूटिव लगातार जो लैटिट्यूड्स लाइंस हैं, जो इक्वेटर है उसके नॉर्थ में और साउथ में जो लाइंस होती है, देखिए पहले आप ये जान लीजिए अक्षांश रेखाएं होती क्या है। देखिए दोस्तों, जो इक्वेटर जो 0 डिग्री है, जहाँ से हम मेजर करते हैं किसी भी डिस्टेंस का या किसी भी टाइम का निर्धारण जहाँ से करते हैं, जहाँ एक बेस हम लिए इक्वेटर, उसके अगर ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जो क्षैतिज लाइन है नॉर्थ में, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट जो लाइन है, और जो साउथ में ईस्ट टू वेस्ट लाइन है, इस चीज़ को ध्यान रखें। वो क्षैतिज रेखाएं, वो ओरिजेंटल लाइंस जो है, पूरा ओरिजेंटल तो नहीं है, कर्व टाइप पे, तो वो जो लाइंस है वो याद रखें, वो अक्षांश रेखाएं हैं, वो अक्षांश रेखाएं हैं। तो एक इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बताऊंगा, लेकिन नीचे वो मेंशन है। तब तक पहले आप सवाल को देख लें कि जो 0 डिग्री पे, 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे ऐसे जो अक्षांश रेखाएं हैं, तो उसके बीच में 2 लगातार अक्षांश रेखाओं के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये सवाल आपसे पूछा है। दोस्तों, ये जो सवाल है एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, आप कोशिश ये करें कि आप इसे इग्नोर करके ना जाएं।
क्योंकि आप जब इक्वेटर के नीचे जाएंगे तो 90 लाइन्स आपको मिलेंगे और इक्वेटर के ऊपर भी आपको 90 लाइन्स मिलेंगे, 0 डिग्री, 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे, 3 डिग्री पे, 90 डिग्री तक जाता है। तो आप ये कोशिश करिए कि जो है यहाँ पे अक्षांश और देशांतर के बारे में मैं चीज बता दूं, उसे आप पढ़ लें, एग्जाम्स में डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एसएससी ने भी पूछे हुए थे ये सवाल, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया कि किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है, दो लगातार अक्षांश रेखाओं कंजिक्यूटिव। ऑप्शन है 110 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 111 माइल्स एंड 121 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है 111 किलोमीटर। याद रखना है कि इन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, जो कंसेक्यूटिव डिस्टेंस होता है, वो 111 किलोमीटर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज। आप अपने कॉपी में लिख लेंगे, शॉर्ट नोट्स में कहीं अगर बनाते हैं तो उसे बना लेंगे कि तो किन्हीं दो लैटिट्यूड्स या अक्षांश के बीच जो डिस्टेंस होता है वो 111 किलोमीटर की होती है, याद रखेंगे। चलिए अक्षांश रेखाओं के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। देखिए अक्षांश रेखा है वो रेखा है जो भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में खींची गई क्षैतिज रेखा है। मैंने अभी जैसे डील किया कि जो भूमध्य रेखा इक्वेटर है उसके ऊपर जो क्षैतिज रेखाएं हैं और जो नॉर्थ साउथ में भी क्षैतिज रेखा है वो आपकी अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या जो है 181 है, क्योंकि देखिए आप अक्षांश जो इक्वेटर है उसके नीचे आएंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री करते हुए 90 डिग्री नीचे आएंगे। फिर अक्षांश जो भूमध्य रेखा है उसके अगर ऊपर जाएंगे तो 0 डिग्री 1 डिग्री करते हुए 90 डिग्री नॉर्थ में आप जाएंगे। लेकिन जो इक्वेटर लाइन है, जो भूमध्य रेखा है, वो भी एक अक्षांश रेखा है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, आपसे एक सवाल यहाँ से और पूछता है कि सबसे बड़ी लैटिट्यूड लाइंस या सबसे बड़े अक्षांश रेखा कौन है, तो याद रखना है सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा है वो भूमध्य रेखा है। सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा है वो भूमध्य रेखा है, याद रखना है। तो 90 नीचे एंड 90 ऊपर 180 और एक भूमध्य रेखा 181। याद रखना है टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस आर 181। अक्षांश रेखा की कुल संख्या जो है वो 181 है, याद रखना है इस चीज को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स। देखिए मैंने आप लिख भी दिया है, भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा है। भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा है, इस चीज को आप पढ़ लेंगे। फिर है किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है। आपने पढ़े होंगे ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, इस तरह के जोन पढ़े होंगे आपने, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जोन चाहे एवरग्रीन फॉरेस्ट जोन। तो इस तरह के जो जोन होता है ना वो दो अक्षांश रेखा, जैसे कि 23 डिग्री और 66 डिग्री जो 23.5 डिग्री और 66 डिग्री जो है उसके बीच का जो जोन एरिया है वो जोन कहलाता है, कटिबंध कहलाता है, याद रखेंगे इस चीज को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, कुछ फैक्ट्स और। देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है उसे कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, याद रखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और वहीं जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है उसे मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। दोस्तों मैंने कुछ चीजें यहाँ पे डील की, आप याद रखेंगे। नॉर्थ में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए दोस्तों सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछा है 1 डिग्री के बराबर दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। एसएससी का पूछा हुआ सवाल है, आप इग्नोर नहीं करेंगे। एसएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि 1 डिग्री के बराबर दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। देखिए दोस्तों 24 आवर में पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट होते हुए 360 डिग्री कवर करता है। 360 डिग्री अगर 24 घंटे में करता है दैट मीन्स कि वो 1 घंटे में कितना करता है, 1 घंटे में वो 15 डिग्री करता है। याद रखेंगे 1 घंटे 360 में वो अपना जो करता है 24 से भाग दीजिएगा आप, तो आप याद रखें कि 1 घंटे में वो 15 डिग्री करता है। तो 1 घंटे में अगर वो 15 डिग्री करता है दैट मीन्स कि वो 4 मिनट में 1 डिग्री करता है। 1 घंटे में 15 डिग्री करता है दैट मीन्स वो 4 मिनट में 1 डिग्री करता है। तो आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि 1 डिग्री के बराबर दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। याद रखेंगे 4 मिनट इसका राइट आंसर है, भूलेंगे नहीं। अगर भूल भी गया तो आप याद वहां से फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फैक्ट्स है देशांतर रेखा। देखिए देशांतर रेखा के बारे में आपको वो चीज जाननी चाहिए। देखिए जो ऊर्ध्वाधर रेखा है जो मतलब कि ऐसे टेंजेंशियल रूप में दोस्तों 0 डिग्री देशांतर लॉन्गिट्यूड को प्रधान योम्योत्तर दैट मींस प्राइम मेरिडियन माना गया। जो आप देखेंगे जो वर्टिकल तो पूरा नहीं है लेकिन इस तरह से कर्व टाइप पे लाइन है, तो याद रखेंगे उस चीज को कि जो 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री के राइट साइड में और इधर साइड में 180 डिग्री रहेंगे, लेकिन जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसको प्राइम मीडियन माना गया। याद रखेंगे प्राइम मीडियन जो हम लोग बात करते हैं उसी 0 डिग्री देशांतर जो है लॉन्गिट्यूड जो है उसी को प्राइम मीडियन माना गया, प्रधान याम्योत्तर माना गया, हिंदी में लिखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने हिंदी में भी मेंशन कर दिया है प्रधान याम्योत्तर या दैट मींस प्राइम मेरिडियन। किसी भी स्थान का प्राइम मेरिडियन जो प्राइम मेरिडियन होता है, किसी भी स्थान के प्राइम मेरिडियन से पूर्व या पश्चिम में कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। याद रखिएगा कि किसी भी प्राइम मेरिडियन जो एक 0 डिग्री जो सीधा है उसके वहाँ से अगर पूर्व जाते हैं या आप पश्चिम डायरेक्शन में जाते हैं, जो वो लाइन्स है
वो कोणीय डिस्टेंस वहाँ से 0 डिग्री से जितना आप इधर जा रहे हैं ईस्ट की तरफ, जितना वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो वो जो दूरी होता है वो देशांतरीय कहलाती है, देशांतर कहलाती है। याद रखेंगे कोणीय डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस याद रखेंगे इस चीज़ को। तो देख लीजिएगा कि जो इस तरह से प्राइम से लेफ्ट वेस्ट की तरफ जाने में और ईस्ट की तरफ जाने में जो लाइन्स होते हैं, वर्टिकल लाइन्स टाइप को आपको जो दिखेंगे, वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। याद रखेंगे उस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स। 0 डिग्री देशांतर या प्राइम मेरिडियन लंदन से गुजरती है। देखिए दोस्तों, ये फैक्ट जो है आपको याद रखना है कि 0 डिग्री जो देशांतर है या प्राइम मेरिडियन जिसे हम कह रहे हैं, वो लंदन से गुजरती है, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। याद रखेंगे ग्रीनविच मीन टाइम लंदन से होकर गुजरती है। ये भी सवाल पूछा हुआ है। भारत में जो ये ग्रीनविच मीन टाइम का जो लाइन है, जीएमटी का जो लाइन है, शॉर्ट में से जीएमटी बोलते हैं, भारत में ये जो जीएमटी का लाइन है वो प्रयागराज इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरता है। पूछ लिया है कि भारत में जो ग्रीनविच मीन टाइम का जो लाइन्स है वो कहाँ से गुजरता है, तो याद रखेंगे इलाहाबाद जैटमिस की जो आज के प्रयागराज है वहाँ के नैनी नामक जगह से गुजरता है, नैनी के पास से गुजरता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। देखिए भारत का मानक समय भी पूछ लेता है कि भारत का मानक समय कितना आगे या क्या चल रहा है। तो भारत का मानक समय जो है जीएमटी जो 0 डिग्री है, ग्रीनविच मीन टाइम जो 0 डिग्री है, उसे 82.5 डिग्री पूरब है, 82.5 डिग्री ईस्ट है। डैट मीन्स कि जो 0 डिग्री लाइन है उससे 82.5 डिग्री ईस्ट में, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ईस्ट बढ़ रहा है, वैसे 82.5 डिग्री ईस्ट बढ़ेंगे तो भारत के पास हम पहुंच जाएंगे। भारत का मानक समय वहीं पर निर्धारण होता है, 82.5 डिग्री पूर्व में है। तो देखिए 1 डिग्री मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो जैसे हम लोग ये चीज़ पढ़ते हैं ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का जो टाइम है वो 5.5 घंटा आगे है। तो वो कैसे आगे है, तो इसी से आगे है। देखिए मैंने यहाँ पे फाइंड भी करके दिखा दिया आपको कि 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री, डैट मीन्स 82.5 इंटू 4, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1 डिग्री का जो डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगता है वो 4 मिनट है। तो 82.5 इंटू 4 डैट मीन्स 330 मिनट्स, और उसको आप 60 से डिवाइड करेंगे तो 5 आवर 30 मिनट्स। यही जो 5.5 घंटा जो ग्रीनविच मीन टाइम से हमारा टाइम आ गया है वो इसी डिग्री के कारण है। याद रखेंगे इसी तरह से फाइंड होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ और फैक्ट्स कि इस तरह का भी सवाल पूछते हैं कि किसी भी प्लेस का स्थिति, लोकेशन और समय बताने के लिए कौन सी लाइन डिपेंडेबल है, कौन सी लाइन वैलिड है, किस रेखा के आधार पर या किस लाइन्स के आधार पर हम इसका निर्धारण करते हैं। तो याद रखेंगे आप कि किसी भी प्लेस का जो स्थिति है या समय है वो देशांतर से फिक्स होता है, देशांतर से निर्धारण होता है। याद रखेंगे जस्टिफाइड उसी से होता है। जैसे मैंने अभी बोला कि 0 डिग्री फिक्स्ड जो प्राइम मेरिडियन है उससे ईस्ट 82.5 डिग्री जाते हैं, तो भारत का मानक रेखा जो है, भारत का मानक समय जो है वो डिफाइंड वहाँ से होता है। उसी तरह से जैसे जैसे आप लेफ्ट या राइट बढ़ते जाएंगे उस प्लेस का जीएमटी से टाइम उतना बढ़ते जाएगा। याद रखेंगे इस चीज़ को। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स लाइन्स जो है, जैसे मैंने वहाँ बताया था, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन्स जो है वो 181 है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स लाइन्स याद रखेंगे 360 है। याद रखेंगे ये टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स लाइन जो है वो 360 है। कंफ्यूज नहीं होंगे कि 361 कर देंगे, 361 नहीं करना, ये 360 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो 181 है, ये 360 है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए अर्थ के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए कि अर्थ के 3 जो लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल कोर, और यहाँ क्या क्या पाए जाते हैं। याद रखें क्रस्ट में सियाल, डैट मीन्स ये देखेंगे सवाल आपने, क्रस्ट में क्या पाया जाता है, जैसे टॉप मोस्ट लेयर में उसमें क्या पाया जाता है तो सियाल, फिर क्या पाया जाता है नीचे जाएंगे तो सीमा, फिर क्या पाया जाता है तो निफे। इस तरह से आप मान लेंगे सियाल डैट मीन्स की सिलिकॉन, एल्युमिनियम। ये पूछा हुआ सवाल है कि किस लेयर में क्या मिलता है, तो देख लेंगे आप क्रस्ट वगैरह में है। मेंटल में सीमा डैट मीन्स सिलिकॉन, मैग्नीशियम, फिर निफे जैसे क्रोड में, कोर में निफे डैट मीन्स निकेल, और Fe4 में फेरस, फेरस डैट मीन्स आयरन, यहाँ आयरन भी पाया जाता है। तो देख लेंगे इस चीज़ को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्रस्ट में मेनली ग्रेनाइट पाया जाता है, जहाँ पे सियाल का जो जहाँ पे सियाल पाया जाता है वहीं पे याद रखिएगा ग्रेनाइट मोस्टली पाया जाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे, इस लोकेशन में ग्रेनाइट मोस्टली पाया जाता है। और ये जो ग्रेनाइट वगैरह होते हैं, जो रॉक्स वगैरह होते हैं, वो एसिडिक नेचर होते हैं, डैट मीन्स अम्लीय होते हैं। याद रखेंगे ये अम्लीय होते हैं। नेचर में पूछ लेता है कि किस नेचर में होते हैं, तो अम्लीय होते हैं। आग्नेय चट्टान वगैरह भी यहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए एक चीज़ और रखिएगा, यहाँ पे आग्नेय चट्टान भी जो पाया जाता है यहीं पे पाया जाता है। याद रखिएगा इग्नियस रॉक जो पाए जाते हैं, इग्नियस रॉक वगैरह जो पाए जाते हैं यहीं पे पाए जाते हैं। याद रखिए पूछ लेता है इग्नियस रॉक वगैरह किस क्रस्ट में, किस लेयर में पाए जाते हैं, तो सियाल वाले लेयर में, डैट मीन्स क्रस्ट वाले लेयर में पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। सीमा देख सकते हैं यहाँ पे क्षारीय चट्टानों की बहुलता होती है, डैट मीन्स कि यहाँ पे बेसिक जो रॉक्स होते हैं उसकी बहुलता होती है, उसकी उपलब्धता ज़्यादा होती है, जिसमें बेसाल्ट, याद रखेंगे बेसाल्ट पूछ दिया, एंड ग्रेवो प्रमुख है, इंपॉर्टेंट है। सियाल वाले, सीमा वाले क्षेत्र में, डैट मीन्स मेंटल वाले क्षेत्र में
आपको सीमा जो बेसिक चैप्टर्स हैं वो पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, यही चीज़ें थी जो आपको मैं नॉर्मली बताना चाहता था, जहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल रहते हैं। आप देख सकते हैं सब चीज़ों को। तो देशांतर और अक्षांश से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे आप जरूर पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे, कॉपी में भी लिख लेंगे जो चीज़ इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर लग रहा है, और कोशिश करेंगे कि रेगुलर पढ़ें। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।